देखिए कल जो हमने डिस्कस किया था बेटा वो किया था फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में। तो फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में जो फ्रीडम थी, 4 फ्रीडम जो हमारे रिचर्ड स्टॉलमैन ने बताई थी भाई साहब ने, वो 4 फ्रीडम हमने पढ़ ली थी। अब जो आपका आएगा उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए आपको हल्का सा मैं फ्री सॉफ्टवेयर वाला रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ब्रीफ वापस पता लग जाए। तो आपका फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर क्या था, फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर उसने 4 फ्रीडम हमें बताई। पहली फ्रीडम बताई कि ये जो प्रोग्राम होंगे, ये जो आपके सॉफ्टवेयर होंगे फ्री सॉफ्टवेयर, इनको आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये पहली फ्रीडम थी। दूसरी फ्रीडम ने में उसने बताया कि आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसको आप स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी वो प्रोग्राम कैसे काम करता है उसकी वर्किंग के को समझने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास उसका सोर्स कोड होना ज़रूरी है। तो आपको सोर्स कोड भी दिया जाएगा, यानी उसकी एक्चुअल कोडिंग जो है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तीसरी फ्रीडम में उसने कहा कि आप इस पर्टिकुलर कॉपीज जो है इसकी सॉफ्टवेयर की, उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट यानी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, अपने नेबर को, अगर उसको उस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए हो तो। फोर्थ फ्रीडम में इसने बताया कि आप प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव मतलब चेंजेस कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें आप चेंजेस करें और फिर आगे वो आप किसी को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करें, जो कि आपकी कम्युनिटी के लिए जो है सामाजिक रूप से वो क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि आप उसके अंदर नए फीचर ऐड करेंगे, नए फीचर ऐड करेंगे तो वो किसके लिए ही काम आएंगे, हमारी कम्युनिटी के लिए ही काम आएंगे। तो ये 4 फ्रीडम हमने फ्री सॉफ्टवेयर में पढ़ी थी। और फ्री सॉफ्टवेयर के लिए कोई भी पेमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रीफ था फ्री सॉफ्टवेयर का। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखते हैं, समझते हैं ओपन सोर्स फ्री वाले से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए, open source software on the other hand can be freely used in terms of making modification, constructing business model around the software and so on। अब ध्यान से समझिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो भी आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। किस टर्म में फ्रीली यूज़ होगा, पैसे के टर्म की बात नहीं करी इसने अभी। फ्रीली तो यूज़ होगा लेकिन किस टर्म में, यानी आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको बिजनेस मॉडल के अंदर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आपने यूज़ करना है उसके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। और उसके अलावा आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन आगे इसने एक लाइन दी है, बट इट डज नॉट हैव टू बी फ्री फॉर चार्ज। लेकिन किससे फ्री नहीं होगा, चार्ज से फ्री नहीं होगा, यानी आपको पैसा तो देना पड़ेगा लेकिन फ्री होगा किस टर्म में, मॉडिफिकेशन की टर्म में, चेंजेस की टर्म में, अपग्रेडेशन की टर्म में, या आपकी रिडिस्ट्रीब्यूशन की टर्म में। लेकिन पैसे की टर्म में वो फ्री नहीं होगा। तो कह रहा है हेयर द कंपनी कंस्ट्रक्टिंग द बिजनेस मॉडल अराउंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मे रिसीव पेमेंट कंसर्निंग सपोर्ट फर्दर डेवलपमेंट। कह रहा है जो कंपनियां आपकी बिजनेस मॉडल के रूप में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बनाती हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं कोई नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो उसके लिए वो क्या करती हैं, चार्ज करती हैं। तो कह रहा है व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नो हेयर इज दैट इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू द कस्टमर। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल होगा, यानी उसकी एक्चुअल कोडिंग जिसने वो एक्चुअली बनाया है वो तो आपको फ्री में देगा। लेकिन जब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करने के बाद इसमें आपकी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप बिना पैसे के उसको देना पड़ेगा, आप पैसे ले सकते हैं ओपन सोर्स के लिए। फ्री वाले के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं था, वो फ्री है तो फ्री ही रहेगा, चाहे आप उसमें मॉडिफिकेशन करके ही क्यों ना दें। लेकिन ओपन सोर्स में अगर आप मॉडिफिकेशन करके दे रहे हैं तो उसके अंदर वो ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। तो ये दोनों टर्म आपकी पूछी जाती हैं, दोनों टर्म आपकी सिमिलर टाइप में है, लेकिन जहाँ आपका चेंज है या जहाँ आपका डिफरेंस है वो यही है कि आपका फ्री ऑफ चार्ज जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता। मॉडिफिकेशन दोनों में होगी, दोनों में आपको सोर्स कोड भी मिलेगा, दोनों को आप चेंज भी कर सकते हो, दोनों को आप रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। लेकिन मेजर डिफरेंस किसका है, आपकी कॉस्ट का, यानी पैसा जो है वो आप चार्ज कर सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में अगर आपने चेंजेस किए हैं तो। इसके बाद आपकी जो है फिलॉसफी ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फिलॉसफी मतलब आपका जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा
उसकी डेफिनेशन की टर्म में अगर हम बात करें तो कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाएगा, उस चीज़ पे इसने फोकस किया। तो उसके लिए इसने कुछ एक पॉइंट्स बताए कि अगर वो पॉइंट आपके सॉफ्टवेयर से मैच करते हैं, वो पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है वो अगर मैच करता है तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जाएगा, अदरवाइज वो फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट होगा। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे कि ओपन सोर्स के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होने जरूरी है। तो अगर आप नीचे देखें तो एक टेबल आपको दिखाई देगी। इसकी डेफिनेशन के लिए कह रहा है ओपन सोर्स डज नॉट जस्ट मीन एक्सेस टू द सोर्स कोड। कह रहा है ओपन सोर्स का मतलब केवल इतना नहीं है कि आप उसके एक्चुअल जो कोड है या एक्चुअल जो प्रोग्राम है या सोर्स कोड है केवल उसी को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि द डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स ऑफ ओपन सोर्स में कंपाइल विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कह रहा है लेकिन अगर आप उसमें चेंजेस करके किसी दूसरे को देते हो तो उसके अंदर ये जो नीचे कैटेगरी दी गई है, क्राइटेरिया दिया गया है, ये भी फॉलो होना जरूरी है। क्या क्या फॉलो होना चाहिए जी? सबसे पहले क्राइटेरिया फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन। फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर वेदर एज ए होल और एज इन ए पार्ट। कह रहा है किसी टाइप की कोई बाउंडेशन नहीं है कि भैया आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। शेयर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आप शेयर कर दो या उसका कुछ पार्ट। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। सेकंड, सोर्स कोड अवेलेबल कराएंगे आप। कह रहा था प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड सोर्स कोड। प्रोग्राम तो मिलेगा ही, यानी आपका मेन जो सॉफ्टवेयर है वो तो हम देंगे ही, जो एक्चुअल में चल रहा है वर्किंग वाला, प्लस में उसका क्या देंगे हम, सोर्स कोड, यानी उसकी ओरिजिनल कोडिंग भी साथ में देंगे। अब जैसे आपने वेबसाइट बनाई तो वेबसाइट में हमने HTML कोड लिखा होगा, किस में लिखा होगा, नोटपैड में। तो उसकी जो HTML फाइल होगी हमने वो तो बना दी, पर्टिकुलर वेबसाइट तो बना दी, वो सर्वर पे भी हमने कॉपी पेस्ट कर दी, लेकिन उसकी जो एक्चुअल कोडिंग है वो तो हमारे किस में है, नोटपैड में है या HTML फाइल के रूप में है। तो वो फाइल भी हमें देनी पड़ेगी, वही फाइल हमारी क्या कहलाती है, आपकी सोर्स कोड कहलाती है। तो यानी आपने पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर भी दिया और उसका जो कोडिंग है उसके बैक एंड की, बैक साइड की, वो भी आपने प्रोवाइड कराई। तो कह रहा है दोनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। एंड मस्ट अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन इन सोर्स कोड एज वेल एज कंपाइल्ड फॉर्म। और कह रहा है आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन का हक मिलेगा, अलाउ किया गया है, उसके अंदर आप दोनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कौन कौन सी? आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके सोर्स कोड को, दोनों को साथ में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसको भी देंगे। ऐसा नहीं कि केवल आपने सॉफ्टवेयर दे दिया और सोर्स कोड नहीं दिया, तो दोनों आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद आया डिराइव्ड वर्क। देखो डिराइव्ड वर्क क्या होता है, सपोज मैं आपको कुछ पहले से ही एक आइडिया प्रोवाइड कर दूं या आपको पहले से ही कोई ऐसा सॉफ्टवेयर दे दूं या कोई HTML फाइल दे दूं आपको बना के, मैं कहूँ कि ये वेब पेज है, इससे आप कोई दूसरा बना लो। आपने क्या किया, बेस क्या रखा, जो मैंने आपको बना के दिया, उस बेस के अंदर आपने क्या की, मॉडिफिकेशन की। उस बेस में मॉडिफिकेशन करने के बाद आपने क्या बनाया, एक नया वेब पेज बनाया। तो हम कहेंगे कि वो जो नया वेब पेज बना है वो डिराइव्ड हुआ है, यानी कहाँ से आया है, उसका मेन सोर्स क्या था, जो मैंने आपको HTML पेज दिया था। तो वही चीज़ आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर भी है। कह रहे द लाइसेंस मस्ट अलाउ मॉडिफिकेशन एंड डिराइव्ड वर्क्स एंड मस्ट अलाउ देम टू बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द सेम टर्म एज लाइसेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। अब कह रहा है कि जो आपने सपोज करें किसी सॉफ्टवेयर से एक नया सॉफ्टवेयर बनाया मॉडिफिकेशन करके, आपने बना तो लिया नया सॉफ्टवेयर, लेकिन उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है, जो उसकी आपकी लीगल लाइसेंस कंडीशंस हैं, वो सेम रहेंगी जो आपके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की थी। यानी जिस सॉफ्टवेयर से आपने मॉडिफाई करके बनाया है वही टर्म एंड कंडीशन आपकी मॉडिफाइड वाले के अंदर भी आपकी चलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने टर्म एंड कंडीशन को नए वाले के अंदर चेंज कर दिया, वो आपकी टर्म एंड कंडीशन सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप उनके अंदर चेंजेस कर लें। इसके बाद कह रहे हैं इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर सोर्स कोड। इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर सोर्स कोड से कहने का क्या मतलब है इसका, देखिए समझते हैं इसको। इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर सोर्स कोड का मतलब है द इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर सोर्स कोड मस्ट बी मेंटेन। इंटीग्रिटी यानी जो आपके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है ऑथर ने, उसने जो चीज़ें बनाई है वो तो आप वैसी ही रखेंगे, ओरिजिनल चीज़ें वैसे ही रखेंगे, उसकी कॉपी बना के उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपने मेन जो फाइल थी उसी में मॉडिफिकेशन कर दी और फिर अपने नाम से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो वैसा का वैसा रहे, उसकी कॉपी के अंदर उसकी कॉपी बना के आप उसमें उसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन या एडिशन कर सकते हैं। और जब आप मॉडिफिकेशन करने के बाद जो नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसका जो नाम होगा या उसका जो वर्जन नंबर होगा वो सेम नहीं होना चाहिए ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के। वो डिफरेंट नाम से आप पब्लिश करेंगे, डिफरेंट वर्जन नंबर से आप पब्लिश करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि एनी एडिशन मॉडिफिकेशन शुड कैरी, जो भी आपने एडिशन किया है मॉडिफिकेशन किया है उसके अंदर उसका नाम और वर्जन नंबर डिफरेंट होना चाहिए किससे, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर से। यानी जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपने उसको बनाया है वो उसका नाम और आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर का नाम सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट हो, वर्जन नंबर भी डिफरेंट हो। इसके बाद कह रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन और ग्रुप। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है आपका भेदभाव। कह रहा है कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर इस सोच से नहीं बनाया जाता कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को केवल ये पर्टिकुलर लोग यूज़ करेंगे या पर्टिकुलर ये वाला ग्रुप यूज़ करेगा। कह रहा है लाइसेंस जो है होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसके अंदर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मेंशन होती कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर बना है ये केवल इंडिया वाले लोग यूज़ करेंगे या इस सॉफ्टवेयर को केवल यूएस वाले लोग यूज़ करेंगे। तो अगर आप देखेंगे जो मोस्टली आपकी एप्लीकेशंस बनती हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिए वो आपके आईफोन पे भी बनती हैं, एंड्रॉयड के लिए भी बनती हैं और विंडोज़ के लिए भी बनती है। तो अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता तो हम बोलते नहीं ये वाला सॉफ्टवेयर केवल किस पे चलेगा, मोबाइल पे, वो भी एंड्रॉयड, तो फिर आईफोन वाले रह गए। तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होता। तो लाइसेंस जो है वो कह रहा है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करे कि उसमें किसी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी पर्सन को लेके या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को लेके। इसी तरीके से दूसरी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन क्या है, फील्ड को लेके कहाँ पे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। ठीक, जैसे हम एक प्रोग्राम बनाया हमने बोला कि यार ये वाला प्रोग्राम ना आपका है तो फ्री या ओपन सोर्स, लेकिन इसको हम केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरी फील्ड के अंदर यूज़ नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं है, यानी भेदभाव आपके कहाँ पे वो यूज़ हो रहा है, फील्ड किस में यूज़ हो रहा है उसके अंदर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है द लाइसेंस मस्ट नॉट, नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट एनीवन फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ द प्रोग्राम इन ए स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एंडेवर। कह रहा है जो आपका लाइसेंस है उसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आपका ये पर्टिकुलर प्रोग्राम केवल और केवल इस फील्ड के लिए ही बनाया गया है, इस डोमेन के लिए ही बनाया गया है। कह रहा फॉर एग्जाम्पल इट मे नॉट रिस्ट्रिक्ट द प्रोग्राम फॉर बीइंग यूज्ड इन ए बिजनेस और बीइंग यूज्ड फॉर जेनेरिक रिसर्च। कह रहा है अगर एग्जाम्पल है तो आपका जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट ना करे प्रोग्राम्स को कि वो केवल बिजनेस पर्पज़ के लिए बना हो या केवल आपका जेनेटिक रिसर्च के लिए बना हो, उसको फ्री हैंड होना चाहिए, किसी भी फील्ड में आप उसको यूज़ करें। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंसेस। लाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कह रहा द राइट्स अटैच टू द प्रोग्राम मस्ट अप्लाई टू ऑल टू होम द प्रोग्राम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहा है जो भी आपने टर्म एंड कंडीशन दी हैं, जो भी आपने अधिकार दिए हैं उस प्रोग्राम के लिए, वो सारे के सारे अधिकार अगर आप किसी दूसरे को शेयर करते हैं वो सॉफ्टवेयर तो उसके ऊपर भी वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे आपके लिए हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए रूल्स अलग होंगे दूसरे के लिए रूल्स अलग होंगे, वो टर्म एंड कंडीशन आपकी सेम होनी चाहिए। इसके बाद कह रहा है लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपका नहीं होना चाहिए लाइसेंस। कह रहा है देयर मस्ट नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट अटैच टू द प्रोग्राम, दैट इज देयर शुड नॉट ए कंडीशन ऑन अ प्रोग्राम बीइंग यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है आपका जो लाइसेंस है उसके ऊपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो कि अच्छा आपने इस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना है ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है तो ये वाला तो चलेगा, लेकिन आप किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज़ करोगे तो नहीं चलेगा। सपोज अगर हम बात करें, अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बोल दिया जाए कि आपके केवल सैमसंग वाले फ़ोन्स में चलेगा, प्रोडक्ट रिलेटेड हो गया, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल सैमसंग वाले फ़ोन में चले, तो बाकी फ़ोन जो लोगों ने डिज़ाइन किए हैं बनाए हैं तो उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन देगा। तो आपका सॉफ्टवेयर ऐसा ना हो कि वो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आपका काम करे। अगला बताता है कि द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर। जो आपका लाइसेंस है वो आप ये नहीं कह सकते कि आप दूसरा जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करें। अब आपके फ़ोन में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, सेम टाइप के भी 2-3 सॉफ्टवेयर आप रखते हो, ठीक है। सपोज करें हम अगर मीटिंग के लिए ही 2 सॉफ्टवेयर रखते हैं, गूगल मीट भी रखते हैं
और जूम भी रखते हैं। तो उस केस में आप, ऐसा तो है नहीं, अगर आपने जूम इंस्टॉल किया है और फिर आप गूगल मीट करने लगे तो जूम मना कर देगा कि नहीं भैया, मैं तो पहले से आपके फ़ोन में पड़ा हुआ हूँ, एक और डाल के क्या करोगे, मैं तो नहीं डालने दूंगा, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी आपकी नहीं होनी चाहिए उसमें, कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर को रिस्ट्रिक्ट ना करे, उसको इंस्टॉल होने से ना रोके। तो ये आपके लाइसेंस के अंदर होना चाहिए। कह रहा है इस टाइप की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लाइसेंस के अंदर इंक्लूड ना हो, ताकि आप जब डिस्ट्रीब्यूट करें वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर वो किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर के साथ डाल सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो आपने डाला है, जो जिसका लाइसेंस है, केवल वही आपका काम करेगा, दूसरे को वो डलने से रोक देगा। तो ये आपकी किस में आएंगे, लाइसेंस जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा किसी सॉफ्टवेयर को। इसी तरीके से लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, ये भी बहुत बढ़िया बात इसने कही है, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल का मतलब क्या है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके फ़ोन्स जो हैं, हर फ़ोन के अंदर आपका अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर काम करता है। तो अगर आपका एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ स्पेसिफिकली ऐसा बनाया जाता कि केवल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता या पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए यूज़ होता, तो सब लोग तो अपने फ़ोन में एंड्रॉयड यूज़ नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या कहा गया कि लाइसेंस ऐसा होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी न्यूट्रल हो, किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ना हो कि केवल यही टेक्नोलॉजी होगी तो चलेगा। ठीक, जैसे कुछ एप्लीकेशन हमारी होती है उसके अंदर बोलता है कि एंड्रॉयड 5.0 से अगर ऊपर का आपका एंड्रॉयड है तो ये एप्लीकेशन चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ठीक, तो टेक्नोलॉजी न्यूट्रल ना हो तो ही अच्छा है। कह रहा है नो प्रोविजन ऑफ लाइसेंस में बी प्रेडिकेटेड ऑन एनी इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी और स्टाइल ऑफ इंटरफेस। किसी टाइप का भी कोई भी लाइसेंस जो है वो इस बात की आपको इजाज़त नहीं देता कि आप केवल एक इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी पे स्टिक रहें, एक इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी से चिपके रहें, आप दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज़ ही ना करें। तो ये सारे जो है हमारे क्राइटेरिया हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए चाहिए होंगे। ठीक, हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमसे इस चैप्टर में से कुछ डेफिनेशन ज़रूर पूछेगा, ये तो गारंटेड है। ठीक है, तो डेफिनेशंस हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है। हमें इनका हवा नहीं बनाना कि यार इतनी सारी डेफिनेशंस है, कैसे याद करेंगे सर, कैसे याद होंगी, इतने बड़े बड़े 4-4 लाइन की डेफिनेशन है। हमें 4 लाइन करनी ही नहीं है, हमें तो एक बेसिक आइडिया लेना है, ताकि अगर आ जाए तो हम उसको 1 या 2 लाइन में स्पेसिफाई कर दें। मैक्सिमम जो पूछ सकता है आपसे 1 से 2 नंबर में ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो क्या डेफिनेशंस हैं देख लेते हैं इनको भी। देखिए, कह रहा है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स फ्री एंड ओपन, लेट अस नाउ प्रोसीड टू आवर डिस्कशन ऑन टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन पर्टेनिंग टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कह रहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए जो है हमारी डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, टर्म्स यूज़ होती हैं, और उन टर्म्स के अंदर कंडीशन भी अलग अलग होती है। तो कौन सी टर्म में क्या कंडीशन चलेगी वो हमारा कौन बताएगा, ये डेफिनेशन हमें क्या करेंगे, क्लियर आउट करेंगे चीज़ें को कि कौन सी डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो है ओएसएस एंड फ्लॉस, ये मोस्टली पूछता है। तो देखिए, एक चीज़ को जरूर याद करना, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना, व्हाट डू यू मीन बाय ओएसएस एंड फ्लॉस, तो इनकी फुल फॉर्म तो जरूर याद करनी है। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद होगी तो एक लाइन तो हमारी यहीं से ही बन गई। फुल फॉर्म याद कर लोगे तो एक लाइन हमारी यहीं से बन जाएगी। तो देखो, ओएसएस पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इसने क्या बोल दिया, ओएसएस, पागल बना दिया हमें। ठीक है, और फ्लोस को देखोगे तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री लिब्रा एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वही वापस पागल बनाने वाली बात आती है डिफरेंस की क्या है। तो देखो, ओएसएस में कह रहा है विच रेफर टू सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर हु सोर्स कोड इज अवेलेबल टू कस्टमर, जिसका सोर्स कोड या जिसकी कोडिंग कस्टमर को अवेलेबल होगी, जिसको मॉडिफाई कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बिना किसी लिमिटेशन के। ठीक, एंड ओएसएस में कम फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, और विद ए पेमेंट ऑफ नॉमिनल चार्ज। हमने पढ़ा था ना, फ्री सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल फ्री थे, लेकिन ओपन सोर्स के अंदर पैसे डिपेंड करता है कि आपका जो जिसने चेंजेस किए हैं उसमें वो आपसे पैसे ले भी सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो
तो फ्री भी हो सकता है और कुछ नॉमिनल चार्ज ले सकता है, दैट इट्स डेवलपर में चार्ज इन नेम ऑफ डेवलपमेंट और सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। किस टर्म्स में कि डेवलपर ने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे, या वो उस सॉफ्टवेयर के बाद आप खरीदोगे तो उसकी सपोर्ट देगा, कहीं पे समझ में नहीं आया, ट्रेनिंग कॉस्ट लगी उसकी, इस टाइप का चार्ज वो ले सकता है। जबकि फ्लॉस के अंदर क्या है, फ्लॉस आपका फ्री लिबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री लाइवर भी बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो कह रहा है द टर्म फ्लॉस इज यूज टू रेफर टू ए सॉफ्टवेयर विच इज बोथ, ध्यान रखना इसको, फ्लॉस वाले दोनों होंगे, फ्री, देखो इसमें फ्री भी ऐड हो रखा है ना, और ओपन भी ऐड हो रखा है। तो जो फ्री भी होंगे और क्या होंगे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होंगे। कह रहा है हैंस द वर्ड लाइबर एंड लाइबर एक स्पेनिश वर्ड है और एक पुर्तगीज वर्ड है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। यानी आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आज़ाद हो किसी भी तरीके से यूज़ करने के, किसी भी तरीके से मॉडिफाई करने के, किसी भी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करने के। तो ये टर्म हमारी क्या कहलाती है, फ्लॉस कहलाती है। तो आपको इनके 1 से 2 पॉइंट आपने याद करने हैं बेटा। पहला पॉइंट तो आपका इसी में आ जाएगा कि फुल फॉर्म क्या है, दूसरा पॉइंट आपका ये आ जाएगा कि उस सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है, फीचर क्या है, बस वो याद कर लो। फीचर को याद करने का तरीका ये देख लो, एक टेबल सी बना लो, मॉडिफाई होगा होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा होगा, सोर्स कोड अवेलेबल होगा होगा, ये 3 टर्म आपकी कॉमन चलेंगी। ये 3 टर्म आपने बस ध्यान रखना है कि क्या वो फ्री सॉफ्टवेयर है तो ठीक है, सोर्स कोड अवेलेबल होगा, हाँ जी होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा होगा जी, मॉडिफाइड होगा होगा, ठीक इस तरीके से। तो ओएसएस वाला मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ओएसएस वाले में देखो उज्जवल का डाउट आया था, कह रहा विच रेफर टू सॉफ्टवेयर हु सोर्स कोड इज अवेलेबल। तो उज्जवल भैया इसमें सोर्स कोड जो होगा वो अवेलेबल होगा सॉफ्टवेयर का कस्टमर को, आपने कोई चीज़ लेनी है, आपने वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो आपको सोर्स कोड भी दिया जाएगा, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉडिफाई करके आपने नया बना लिया उसको आगे शेयर कर सकते हैं बिना किसी लिमिटेशन के। लिमिटेशन का मतलब कि आप इतने से ज़्यादा बार शेयर नहीं कर सकते, या आप इस पर्टिकुलर पार्ट को ही केवल मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तीसरी चीज़ इसने बताई, कह रहे कि आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं या पेमेंट भी ले सकते हैं जब आप दूसरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। पेमेंट किस चीज़ की होगी, कह रहा है पेमेंट होगी उस चीज़ की कि नेम ऑफ डेवलपमेंट कि आपने उसमें चेंजेस किए थे उस चीज़ की पेमेंट जो आपने एफर्ट लगाए हैं, या फिर आप सपोर्ट देंगे उसका कि आप ट्रेनिंग उनको दे रहे हो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, या कोई प्रॉब्लम आ गई उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते समय तो उनका जो टेक्निकल सपोर्ट वाला चीज़ होगी उससे रिलेटेड आप कॉस्ट ले सकते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, OSS। इसके बाद आते हैं GNU पे। GNU क्या है, रेफर टू GNU मतलब नॉट यूनिक्स। GNU वाले क्या काम आते हैं, एक तो फुल फॉर्म तो साथ के साथ हमें याद करनी है इसकी। कह रहा GNU प्रोजेक्ट एम्फसाइज ऑन फ्रीडम, किस पे बेस्ड था, फ्रीडम पे बेस्ड था, आज़ादी पे बेस्ड था। जो हमारे रिचर्ड स्टॉलमैन भाई साहब थे उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। कह रहा था GNU प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय रिचर्ड एम स्टॉलमैन विद एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो GNU थे, इससे हमें समझ में आ गया GNU वाले सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज हुए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। किसने स्टार्ट किया था, RMS, रिचर्ड एम स्टॉलमैन, रिचर्ड एम स्टॉलमैन ने इसको स्टार्ट किया था। और उसका स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया जा सके, क्रिएट किया जा सके। कह रहा विद टाइम के साथ जो है GNU का जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपेंड होता चला गया, बहुत बड़ा होता चला गया। नाउ इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये केवल ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिलेटेड नहीं है, बनाया तो इसको उसी पर्पज से था, लेकिन अब ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा। ठीक, तो आपकी जो यूनिक्स है, यूनिक्स जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओपन सोर्स है वो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंटरनेट से डाउनलोड करें और उसको यूज़ करें, कोई पैसा आपने नहीं देना। तो इसलिए उन्होंने GNU नाम से इसको लॉन्च किया था। इसके बाद आता है FSF। रिचर्ड स्टॉलमैन भाई साहब जो थे उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर,
उन्होंने फिर एक नई फाउंडेशन बनाई जिसका नाम रखा FSF। SFS की फुल फॉर्म फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब ये क्या थी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन? कह रहा जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन थी ना, वो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम किसको कहते हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, केवल लोगों की हेल्प करने से है। तो FSF जो थी वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट। किसको सपोर्ट करी थी? फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट को। जो किसने स्टार्ट की थी? रिचर्ड स्टॉलमैन भाई साहब ने। तो 1985 में जो था, रिचर्ड स्टॉलमैन ने इसको फाउंड किया था ताकि वो GNU प्रोजेक्ट जो उसने ऊपर स्टार्ट किए थे और GNU लाइसेंस उसको सपोर्ट कर सके, उसको और आगे बढ़ा सके। कह रहा है नाउ-ए-डेज इट इज आल्सो ऑन लीगल एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज फॉर फ्री सॉफ्टवेयर कम्युनिटी। कह रहा है अब जो ये संस्था है ये आपकी लीगल तरीके से भी और स्ट्रक्चरल इशू को भी हैंडल करती है फ्री सॉफ्टवेयर कम्युनिटी के अंदर, कि अगर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए कोई लीगल एक्शंस लेने हैं या कोई टर्म एंड कंडीशन डिज़ाइन करनी है तो उनको डिज़ाइन करने का काम भी अब कौन करती है? FSF। ठीक। इसके बाद आया अपना नेक्स्ट OSI। ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ओपन सोर्स इनिशिएटिव ये एक आपकी क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ब्रूस पर्न्स एंड एरिक रेमंड इन दो लोगों ने फाउंड किया था। कभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये पर्टिकुलर OSI किसने फाउंड की थी, लेकिन हमारे पास जो मैटर होना चाहिए तो उसके लिए हमें ये याद करना पड़ेगा किसने फाउंड किया था। मोस्टली तो आपकी रिचर्ड S स्टॉलमैन ने ही फाउंड की हैं। OSI केवल ऐसी थी जो ब्रूस पर्न और एरिक रेमंड ने डिज़ाइन की थी। तो ये भी क्या थी? एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका पर्पस क्या था? प्रमोट करना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सबका, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका एक ही पर्पस था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आप प्रमोट करें, फ्री सॉफ्टवेयर को आप प्रमोट करें। तो कह रहा है तो ब्रूस ऑफ पॉन्स एंड एरिक रेमंड जो थे वो फाउंडर थे OSI के, जिन्होंने 1998 में इसको फाउंड किया था। OSI स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रॉपरली डिफाइन द टर्म एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनका काम क्या था? OSI का काम क्या था? OSI काम का था कि ठीक है आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो हैं, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स में जाएगा या फ्री में जाएगा वो कैसे पता लगेगा? तो इन दोनों भाइयों ने भैया आपको क्या दिए? क्राइटेरिया प्रोवाइड करा दिया, टर्म्स प्रोवाइड करा दी, डिफाइन करके हमें दिया कि सर ये वाले तो आप डालो ओपन सोर्स में, ये वाले डालो आप फ्री के अंदर। तो इस जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका मकसद यही था कि आपको क्राइटेरिया प्रोवाइड कराना और टर्म्स को डिफाइन करके देना ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, कौन सा फ्री है। कह रहा ओपन सोर्स डज नॉट जस्ट मीन एक्सेस टू द कोड। इन्होंने बोला कि भैया ओपन सोर्स का मतलब केवल उसके सोर्स कोड को एक्सेस करना नहीं है, बल्कि उससे रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स हैं वो भी इन्होंने कंपाइल करके हमें दी कि किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कितने टाइम तक कर सकते हो, कितनी बार कर सकते हो, क्या पैसा ले सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करने का या नहीं। तो ये जितने भी टर्म एंड कंडीशन थी ये सारी किसने बताई? हमारे OSI वाली ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके बाद आए हमारे फ्रीवेयर। तो कह रहा है द टर्म फ्रीवेयर इज जनरली यूज फॉर सॉफ्टवेयर। किन सॉफ्टवेयर के लिए यूज होती है? जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, विच अलाउ कॉपिंग एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आप कॉपी कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ मॉडिफाई नहीं कर सकते भैया, और ना ही इसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। अब आप समझदारी वाली बात देखो, कह रहा है मॉडिफाई नहीं कर सकते, सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा। अरे दादा सोर्स कोड अगर अवेलेबल नहीं होगा तो मॉडिफाई कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक। तो आपका जो सोर्स कोड अगर अवेलेबल नहीं है तो मॉडिफिकेशन भी नहीं होगी। फ्रीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे आपका 2 रुपये का पेन आता है ना, यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंक दो। मॉडिफिकेशन अलाउड भी है, सिक्का उसमें नहीं डलेगा, इंक उसमें नहीं डलेगी। तो फ्रीवेयर 2 रुपये का पेन था भैया, जिसको यूज़ किया और फेंक दिया। ठीक, उसके अंदर किसी टाइप की मॉडिफिकेशन नहीं थी, पैसे भी आपसे नहीं ले रहा था, कॉपी आप दे उधारा दे सकते हो दूसरे को सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए, लेकिन मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ना ही उसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल होगा। कह रहा फ्रीवेयर शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर। कह रहा फ्री सॉफ्टवेयर को आप
ओपन सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर की टर्म्स में हम नहीं ले सकते। फ्रीवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बाइनरी फॉर्म विदाउट एनी लाइसेंस फी। बाइनरी फॉर्म का मतलब क्या समझते हैं? रेडी टू रन, यानी आपको उसकी .exe फाइल ही केवल मिलती है। ठीक है, .exe फाइल यानी जिसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं और इंस्टॉल 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 और प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया। इस टाइप का सॉफ्टवेयर आपका रेडी टू इंस्टॉल या बाइनरी फॉर्म आपका कहा जाता है। ठीक, कह रहा है इन सम इंस्टेंसेस द राइट टू यूज सॉफ्टवेयर इज लिमिटेड टू सर्टेन टाइप ऑफ यूजर्स। कह रहा है कुछ केस में कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो केवल आपके टाइप ऑफ यूजर पे लिमिटेड रहते हैं बेटा। ठीक, यानी कौन उनको यूज कर रहा है, यूजर किस टाइप का है। तो कह रहा है इसके अंदर जो है आपके प्राइवेट भी हो सकते हैं और नॉन कमर्शियल पर्पस भी हो सकता है। इसका इसने एग्जांपल दिया है, देखो ध्यान से, आपने देखा भी होगा। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका एक इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, ठीक है, जो कि फ्रीवेयर है। किसके साथ मिल गया? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको मिल गया। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है कि भैया ये पकड़ें और इसको यूज करें। तो ये हमारे क्या कहलाए? आपके फ्रीवेयर कहलाए। इसके बाद हमारे दो रहते हैं, W3C एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, और उसके अलावा भी हमारे हैं दो और नीचे, यानी हमारे चार अभी और टर्म्स रहती हैं जिनको हम नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर करेंगे।